नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बौद्ध, जैन, सनातन, सिख, इस्लाम सभी धर्मों की आस्था का गढ़ रहे ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान वाले नालंदा को ज्ञान का गढ़ भी कहा जाता है। साथ ही बिहार की सियासत के दशकों तक केंद्र में बना रहने वाले नालंदा को नीतीश कुमार का भी गढ़ बताया जाता है। पटना से 76 में अलग हुए नालंदा में कांग्रेस की कहानी तो 1971 तक की ही सुनी गई। उसके बाद भाकपा ने कुछ जोर जरूर लगाया, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद नालंदा की सियासत की पहचान नीतीश कुमार बन गए। नालंदा से प्रत्याशी कोई भी हो, नीतीश कुमार के नाम पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन इस बार नालंदा की धरती पर अपना दमखम दिखाने राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे से ये माना जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस जो 71 के बाद से सक्रिय राजनीति में इस स्थिति में नहीं पहुँच पाई है कि खंडहरों से निकलकर खुले मैदान में खड़ा होकर सामने वाले को चुनौती दे सके, वहाँ राहुल गांधी का दौरा क्या कांग्रेस को फिर से उस स्थिति में ला पाएगा। सवाल तो पूछेंगे कि क्या राहुल नालंदा आएंगे तो नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पासवान जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधुरेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए जयंत जग्यासु जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मधुरेंद्र जी, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी के इस दौरे से नीतीश के गढ़ में जेडीयू के वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ पाएगा? राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 दशक के कालखंड में उन्होंने बिहार की जो दशा और दिशा और जो तस्वीर बदलने का काम किया है सर्वांगीण विकास के जरिए, वह बिहार की जनता उससे वाकिफ है। लोग काम देखता है, नाम नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने राहुल गांधी अभी कुछ नहीं है। राहुल गांधी आ रहे हैं, ठीक है, आए नालंदा में, और हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी को कि वहाँ इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेंगे। और सन ग्लासेस भी है, थोड़ा सा उस पर टहल उहल कर अपना चेहरा भी देख लें। और जू सफारी भी है, जहाँ बाघ खुला रहता है, वो वहाँ बंधा हुआ नहीं रहता है। थोड़ा सा वहाँ आदमी और बाघ दोनों खुला घूमते रहते हैं। वो कानून व्यवस्था के ऊपर जो सवाल उठाते हैं ना कि बिहार की कानून व्यवस्था पर, तो वो जरा जू सफारी में घूम लें कि यहाँ आदमी और बाघ सब खुले हुए हैं और सब साथ में घूमते हैं। और थोड़ा सा गर्म कुंड भी है, उसमें स्नान उस्नान कर लेंगे राहुल जी। पाचन तंत्र भी उनका मजबूत हो जाएगा और जो थोड़ा अंदर का विकार होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी के आने से वो जो कास्ट कार्ड खेलना चाह रहे हैं, ईवीसी जो संवाद करने आ रहे हैं, उससे कोई असर पड़ेगा। क्योंकि 65 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, उनको बहुत अवसर मिला इन समाजों के बेहतर जीवन यापन को सुधारने के लिए जी। लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमेशा दलितों पर अत्याचार होते रहा। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो उनका सपना था, उसको भी कांग्रेस ने पूरा करने का काम नहीं किया। आज राहुल गांधी जी गेलौर जा रहे हैं, जहां के माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी थे। राहुल गांधी जी जरा सोचिए कि सन 1960 से 1982 लगातार 22 साल तक उस चट्टान को एक वीर पुरुष जिसका नाम दशरथ मांझी है, एक हथौड़ी और छेनी से 22 वर्षों तक उसकी सीना को चीर कर, पहाड़ की सीना को चीर कर रास्ता बनाने का काम किया जनमानस के लिए। और इतना ही नहीं, उस रास्ते के कारण जो अतरी और बजीरगंज की दूरी जो 55 किलोमीटर हुआ करती थी, आज वह घटकर 15 किलोमीटर हो गया। उस समय कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस को आना चाहिए था ना। दशरथ मांझी जी जब वह पहाड़ को
पहाड़ की सीना को चीर रहे थे अपने छेनी और हथौड़ी से, तो कांग्रेस का कोई नेता आज तक तो नहीं गया उनके चलिए पास। हम जान लेते हैं, हम अजय जी से ये समझ लेते हैं कि अजय जी ये जो दूरी पाटने की बात कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम पूछें तो राहुल गांधी आ रहे हैं पार्टी की जनता से जो दूरी बढ़ गई है उस दूरी को पाटने के लिए, लेकिन मधुरेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या लगता है? देखिए, जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उस क्रम में भी जो विपक्ष के लोग थे वो यही बात कह रहे थे कि राहुल जी जो है ना ऐसे ही घूमने के लिए निकले हैं। मगर जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम सामने आया तो चीजें बिल्कुल अलग थी और जनता और राहुल जी के बीच की जो दूरी है वो आपको सामने दिख रहा होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में त्राहिमाम मचाई हुई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या तमाम चीजें हैं। हमारे वरीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वो ग्लास ब्रिज जो है उसमें तो सबसे पहले नीतीश कुमार को जाकर देखना चाहिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है बिहार में। वो ताक झांक करे, उनको बताना है ना कि पिछले 3 दिन से जो कुढ़नी में कांड हुआ उसको लेकर न मुख्यमंत्री का कोई जवाब है, न स्वास्थ्य मंत्री का कोई जवाब है। तो ये राहुल जी की जो यात्रा है वो तमाम जातियों, जनता, समाज, तमाम लोगों को जागरूक करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो छलावा वाली सरकार है उसके पोल खोलने के लिए है। और राहुल जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, उन स्थितियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच आ तो रहे हैं राहुल जी, बता तो यही रहे हैं। और ये कास्ट सेंसस वाली बात जब राहुल जी ने कहा था, नीतीश कुमार जी ने बिहार में कराया, मगर जब भाजपा के साथ जब वो आगे तो इस बात पे तो वो चर्चा भी नहीं कर रहे थे। और आज जब पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम बातें और गोलबंद ये सारी जातियां जब कांग्रेस के पक्ष में हो रही हैं तो इनका जो जनाधार है वो घसक रहा है। तो ये त्राहिमाम मचती ओर जा रहे हैं और राहुल जी पूरी एकता के साथ महागठबंधन को साथ में लेकर जनता के बीच लगातार बिहार का दौरा करेंगे। चलिए, ये आपने जो महागठबंधन को साथ में लेकर वाली बात कह दी है वो भी हम थोड़ा आपसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम जयंत जी के पास चलेंगे। महागठबंधन साथ साथ राहुल गांधी के कहीं नज़र तो नहीं आया है इस साल हुए उनके बिहार के किसी भी दौरे पर? देखिए, ये कांग्रेस का अपना प्रोग्राम चल रहा है। हम संगठन सृजन की ओर कर रहे हैं का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं ताकि जब हम चुनाव में सामना करें और जब हमारे चुनाव नजदीक आ रहा है और जब हम चुनाव में जाएं तो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दम पे वोटों को परिवर्तित करेगी और जनता के बीच खुद जा रही है। हम इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस पर भी हम आएंगे। जयंत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जयंत जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, अलग विशेष कार्यक्रम, ओबीसी कार्यक्रम और फिर महिला संवाद कार्यक्रम, और फिर गया जी भी जाएंगे जहां माउंटेन मैन के परिवार वालों से मिलेंगे। तो ये एक विशेष संदेश देने का प्रयास है, लेकिन संगठन जो साथ साथ हैं वो साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी के इस दौरे का कुछ असर उम्मीद की जाए? राहुल गांधी इस देश में बहुत भरोसे के नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी अपनी एक साख है और भारत के अलग अलग इलाकों का उन्होंने दौरा करके इस देश के लोगों में एक उत्साह का संचार किया। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कैसे इस अकर्मण्य सरकार को बिहार से हम हटाएं और जनता की सरकार को स्थापित करके उसके दुख दर्द को कम करने की हम ईमानदारी से कोशिश करें। आप जान रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, व्यभिचार, छिनैती, फिरौती के दंश से यह सूबा गुजर रहा है, उसमें मुक्ति चाहिए। और 65,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई, 25,000 से अधिक जो है हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ। और आज भी जो पीएमसीएच में आपने देखा है और उसके परिजन जो पूर्वी मुजफ्फरपुर की जिस बालिका का जिक्र हो रहा था, उसको एक मंत्री कह रहे हैं कि आप बेटा का कसम खा के बोलिए तो उसको बेड मिल जाता तो क्या वो बचा लिया जाता? कितने इनसेंसिटिव लोग हैं आप। और पीएमसीएच समेत बिहार के बाकी मेडिकल कॉलेजों की हालत को भी आप देख लीजिए। कुकरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है, डॉक्टर पर्याप्त संख्या में हैं। और 2020 में ही इस सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की कि भाई 75% से ज्यादा जो पद हैं वो रिक्त हैं स्वास्थ्य महकमे में, रिमोट एरियाज में। और जयंत जी, मेडिकल कॉलेजों की कमी, उपचार का अभाव और सरकार का ये रुख क्या तभी याद आया जब पीड़ित एक दलित हो और दलित सियासत के मुद्दे को हवा देने का ये बेहतर मौका दिख रहा हो?
में एक आदमी को पेड़ से बांध कर पीटा गया। जी। वो अभी तो एक दलित वो एक रेप सर्वाइवर की मां का इलाज करने के लिए गए। बाद में जो है वहां पर एसएसपी कुछ और उसमें कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन किसी व्यक्ति को चाहे आपसी विवाद भी हो, उसको पेड़ से बांधकर पीटने का दुस्साहस कैसे कोई कर रहा है? इसका मतलब कानून का कोई खौफ नहीं है अपराधियों के बीच में या मनबढ़ू के बीच में। वह तो एक पिछड़े समाज का आदमी। चलिए इसका भी तो जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर इन मुद्दों को भी उठाएंगे। बिल्कुल मधुरेंदु जी, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सामाजिक समूह का व्यक्ति हो, किसी के साथ भी ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और पीएमसीएच में तो आप देख रहे हैं 5,000 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें आईएस ठाकुर को जिस तरह से एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ही थे और उस समय भी इस एक पर प्रपत्र दूसरा हो गया। हम इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। बिल्कुल हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। राहुल गांधी के आने का नफा नुकसान हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो विषय उठ गया है कि अपराध को लेकर और तमाम विषयों को लेकर, दलित मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आएंगे तो सरकार पर हमला बोलेंगे। सरकार उसके लिए क्या तैयार है, या सरकार के पास राहुल गांधी के इस नालंदा दौरे का क्या काट है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और जवाब लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम राहुल गांधी के बिहार दौरे से, खास तौर पर नालंदा में राहुल गांधी के कार्यक्रम से क्या नीतीश के गढ़ में कुछ असर पड़ पाएगा, इस पर बातचीत कर रहे हैं। हम एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं। अजय जी आपके पास आते हैं। विशेष रूप से राहुल गांधी जो एक वर्ग विशेष के कार्यक्रम के लिए ही बिहार आ रहे हैं और ख़ास तौर पर नालंदा जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कि उस कार्यक्रम में सभी समाज के वर्गों की भागीदारी दिखाई जा रही हो? एक वर्ग का हितैषी बनकर राहुल गांधी क्यों रह जाना चाहते हैं? क्या इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, नुकसान की बात नहीं है। मतलब ये सरकार के ऊपर तमाचा है कि किस तरह से उन्होंने अति पिछड़ों को उपेक्षा की दृष्टि से रखा है। तो ये संग्रह है उपेक्षित लोगों का, और जनता के बीच कैसे अपेक्षित रखे, मतलब लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार ने रखा है। तो नहीं, नुकसान इस वजह से आपने जो कहा उसी के आधार पर मैं भी वही सोचकर ये नुकसान की बात कह रहा हूं कि इससे तो ये संदेश जाएगा ना कि बाकी वर्ग संतुष्ट है नीतीश कुमार के कामकाज से, नीतीश कुमार को बस इस जगह पर थोड़ा फोकस करना है जहां शायद उनसे चूक हो रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हर जाति, हर वर्ग, हर समाज का लोग उनके साथ है। तो वो एक ऐसा खास वर्ग जो हमेशा से प्रताड़ित रहा है, उपेक्षित रहा है, तो उन सब के बीच राहुल जी उनकी समस्या सुनने जा रहे हैं। तो ये समस्या का निराकरण कब होगा? जब आप उनकी बात को सुनेंगे। तो ये माध्यम है और इसलिए इस सम्मेलन का, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उसके बाद फिर जेडीयू, खासतौर पर नीतीश कुमार की बात करें तो उसी वर्ग में उनकी विशेष पैठ मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ईबीसी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समूह में नीतीश कुमार की विशेष उन्हें मान्यता लोग देते हैं और उसी समूह में नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर रहे हैं उसी समूह को। ये बताने राहुल गांधी नालंदा पहुंच रहे हैं, इससे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं वो सच थोड़े बोलते हैं। कांग्रेस और राजद के नेता सच थोड़े राजनीति कर रहे हैं। अभी जितने भी आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, सारे के सारे झूठ हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक सेकंड बोलने दीजिए ना, बोले ना, समझिए बाद में बोलिएगा। 3 दिन से ना बोलिए ना, पूरे शीर्ष नेतृत्व आपका, सुनिए ना, क्या कुर्नी के नेतृत्व में क्या हुआ? अगर आप डॉक्टर हैं, पहले सुनिए तो पहले आप भी लापरवाही हुई है, आप उसको कैसे मना? जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर भी है। आप सुनिए ना, मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना, सुनिए ना। एक निरीह प्राणी, अरे भैया सुनिए ना, यही मुद्दा है आपका। राहुल गांधी वही मुद्दा उठाने आ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर बात कीजिए। राहुल गांधी उसी मुद्दे पर आप सुनिए, आप इनको रोकिए और सुनिए। ठीक है, बताइए। देखिए, अभी अजय जी ने कहा कि ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, प्रताड़ित रहा 20 वर्षों में। इसके पहले किसकी शासन थी? कांग्रेस की और राजद की। क्या उस समय प्रताड़ित नहीं थी? अगर प्रताड़ित नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सुनिए ना पहले, 2 दशक के कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों को लिए किया है, उतना शायद एक दलित मुख्यमंत्री भी इन लोगों के लिए नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री देश का। आप
महिला संवाद की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण करने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए नगर निकाय चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम हुआ, उन सबको जो रियल में जो जमीनी स्तर पर जो बेस मजबूत करने का काम होता है, वह काम करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। मधुरेंद्र जी, इसी महिलाओं बात के पर लिए मैं जयंत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बेस मजबूत किया है और उन्हें मुखर करने का श्रेय लालू की पार्टी लेते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को उनकी आवाज बनने का, उनकी आवाज को वजन देने का श्रेय दिया जाता रहा है। तो जयंत जी क्या कहेंगे? मधुरेंद्र जी को आप सुन रहे थे। देखिए, मधुरेंद्र जी भले आदमी हैं, लेकिन ये जिस दल में हैं उनके नेता की भी वही फितरत है जो भाजपा के नरेंद्र मोदी की। मोदी जी कहते हैं कि 14 के बाद इस देश में सूर्योदय हुआ, और नीतीश जी कहते हैं 2005 के बाद सूरज उगना शुरू हुआ है बिहार में। रसूल हमजा तो कहते थे कि तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोले दागेगा। हम अतीत पर रोने वाले लोग नहीं है, हम बिहार को संवारना चाहते हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और इनसे खुद लेकिन ये तो बोल रहे हैं ना कि लालू जी के नेतृत्व में आपने जितना बिहार को संवारा है उसका परिणाम था कि नीतीश कुमार को जनता ने मौका दिया, तो फिर संवारा क्या? कह रहा हूँ कि 2004 से 2009 के बीच 5 वर्ष में 40,000 करोड़ के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि बिहार को मुहैया कराई गई, और उसमें कोई शर्त नहीं थी कि इसी मद में आपको खर्च करना है। यही वजह कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा उस समय। रेलवे में मंत्री रहते हुए लालू जी ने जितनी रेल फैक्ट्री बिहार में बनवाई वो सब आज हनन कर रहे हैं। देखिए, आप सुई का कारखाना 20 वर्षों में लगा है क्या? कमजोर कड़ी विरोधी के सामने रख रहे हैं। मैं तो एक और बात हमारे तो में रेलवे मंत्री रहे, हमारी बात पूरी होने दीजिए ना भाई। नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया, मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर एक काम करना चाहते हैं। और कह रहे हैं उनके कार्यकाल में केंद्र से बहुत पैसा भी आया, वही काम करना चाहते हैं। बिहार की सत्ता हथियाने के पीछे मकसद वही है कि हम लोगों को रोजगार देंगे और जमीन लिखाएंगे। आप ये बताएं, लालू प्रसाद जी कहाँ के महाराजा हैं कि पटना में 43 बीघा के करीब उनका जमीन है, मुजफ्फरपुर में जमीन है, आप गोपालगंज में जमीन है, वो कहाँ के महाराजा थे? इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से उन्होंने अर्जित किया? लालू मेहनत से खाते कमाते हैं। इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से अर्जित किया? उन्होंने लैंड फॉर जॉब, अभी भी आरोपित है, केस चल रहा है, और नेता लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मधुरेंद्र जी, आपने उनकी बात नहीं सुनी। दूध की नदियां बहती है वो ये कह रहे हैं, और वहीं से पैसे आए हैं। बस दूध की नदियां तो बहती थी कि 118 नरसंहार हुआ बिहार में, आपके कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ, और नित्य हत्या, लूट बलात्कार, और इतना ही नहीं, इस सब के जनक एक मार्ग लालू प्रसाद जी का घर हुआ करता था। आप कहां से बिहार में कहते हैं कि सुशासन था? कहीं सुशासन था? लोग तो इतने भयाक्रांत हुआ करते थे कि अगर कोई दिन में बाहर निकलता था तो शाम में घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। मधुरेंद्र जी, एक चीज और समझ लेते हैं, कर रहे हैं अपने 15 साल के वक्त का अभाव है। छोटी सी बात जयंत जी से। जयंत जी, आपके सहयोगी किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आ रहे हैं, आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ये अलग अलग खेमों में बंटकर आप कैसे मजबूत हो पाएंगे? अच्छा, एक बात मैं कोई बात बोलता हूँ तो ये लोग बीच में क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? जब इनकी बारी आती है तो उस समय क्यों नहीं पूरी बात गलत बोल रहे हैं ना? नहीं, अरे भाई गलत सही का फैसला जनता कर लेगी। आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। जयंत जी, महत्वपूर्ण बात है, समय का अभाव है। पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचार और राष्ट्रपति के राजद और कांग्रेस। अरे आपको बोलने का राइट है तो किसी को बोलने दिया करो। कितना भ्रष्टाचार है, सारा संपत्ति लूट के देश का खजाना का लूट है। और आज मधुरेंद्र जी, एक सेकंड, हम राहुल गांधी के दौरे के परिप्रेक्ष्य में, जयंत जी, मधुरेंद्र जी, उस पर हम बात कर भी नहीं रहे ना, उस पर हम बात फिर कभी कर लेंगे। जयंत जी, आप नहीं, जयंत जी, आप आवेश में ना आए। मधुरेंद्र जी चाह रहे हैं कि आप अपना वक्त जाया कर दें। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और सवाल ये कि आपके सहयोगी आ रहे हैं एक मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए, आप साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप अपने गठबंधन को मजबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अलग अलग खेमों में बंटकर कमजोर क्यों हो रहे हैं? दीपक जी, आपका सवाल पूरा हो गया। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि किसी के बीच में बोलूं, इसलिए इनको कहिए चुपचाप रहें और सुने, और फिर इसके बाद ये इनको जितनी बोलिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे 24 MP थे 2004 में। हम ये कह रहे हैं कि यूपीए के समय में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले, गया में, मोतिहारी में, और जहां नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं वो अभी हम लोगों की सरकार की दें। उद्घाटन ये भले नए परिसर का कर दें। इनसे पूछिए कि इनके जो 2014 में 31 MP थे,
2019 में 39 एमपी थे, 2024 में 30 एमपी हैं। ये गिरगिराते रहते हैं मुख्यमंत्री। हम लोगों का माथा शर्म से झुकता है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं आज तक बनाया? हम तो कह रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं, नए केंद्रीय विश्वविद्यालय दो। और हमारे नेता ने 1,31,793 याद दिला सकते हैं मुझे नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ? जयंत जी क्या याद दिला सकते हैं? उद्घाटन स्वीकृति किनके समय में मिली, मैं ये जानना चाहता हूं। कब हुआ ये पूछ रहे हैं ना? अरे उद्घाटन हम कह रहे हैं कि जब स्वीकृति मिल जाती है किसी भी परियोजना को, और उसे बनने में दशकों लग जाते हैं, 1-2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, एक भवन खड़ा करने में इतना समय लग रहा है, तो आप किस तरह से समाज को मजबूत? तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं स्वीकृति दे देते हैं? नए केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति ये क्यों नहीं दे देते हैं? वही तो समस्या है ना, सिर्फ स्वीकृति नहीं देना है। हर हफ्ते ठीक है, वक्त का अभाव है। जयंत जी आप अपनी बात रख ली। अजय जी से चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया और वही सवाल जिसका जवाब जयंत जी देने से शायद कतरा रहे हों। अजय जी, आपके नेता आ रहे हैं, आपके सहयोगी साथ में खड़े रहते, उस मुद्दे पर सरकार को घेरते तो और मजबूत आवाज होती। ये अलग अलग आवाज बिखर रही है, ताकत बिखर रही है, फिर कैसे सरकार को मजबूती से घेर पाएंगे? देखिए, ये ताकत और मतलब आवाज बिखरने जैसी कोई बात नहीं है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी नेतृत्व में हमारे नेता आ रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं। रहा सवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो सब साथ में बैठते हैं, लेकिन मैदान में होते हैं तो सब अलग अलग होते हैं। हमने एक पूरा चरण चुनावी अभियान का देखा है, एनडीए का, जब सब 5-7 नेता एक साथ है और बड़े प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता, सब एक स्तर के नेता बैठते थे। जो भी प्रोग्राम है वो सरकार का प्रोग्राम है और उनकी मजबूरी है आपस में एकजुटता दिखाना। आप देखेंगे अभी विगत कुछ दिनों में लगातार बयानबाजी जिस तरह से आपस में इन लोगों का हो रहा था। चिराग पासवान अलग मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, जदयू से नीतीश कुमार माननीय अभी खुद जी जयंत जी, तो ये आप मुझे बताइए कि अब ये तय कौन करेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार? नहीं, ये तो आप कंफ्यूज है ना, वो शायद कंफ्यूज नहीं है। जयंत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा सा। रहा था कि प्रधानमंत्री जो है घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री का, मगर कहाँ घोषणा किया उन्होंने? जयंत जी आप मैंने कहा कि जो एनसीआरबी का डेटा है 2020 तक देश भर में दलितों पर सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में हुआ 40.7% के दर से, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 21.8 है। चलिए, मतलब इस मुद्दे पर राहुल गांधी घेरेंगे सरकार को और सरकार घेरती नजर आएगी। होम मिनिस्ट्री का फेलियर, चीफ मिनिस्टर का फेलियर और लॉ एंड ऑर्डर पर जो मीटिंग होती है दीपक जी, उसमें मुख्यमंत्री नदारद। और मीटिंग कौन लेता है? डीजीपी का, चीफ सेक्रेटरी का, एडीजी का, कोई ललन सिंह आके, कोई संजय झा के। तो सरकार नाम की कोई चीज ही बिहार में नहीं है। और ये तो जनता को दिख रहा होगा और जनता फैसला सुनाएगी। फैसले की घड़ी नजदीक है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सब एक साथ एकजुट होकर अगर सरकार को घेरें तो और बेहतर होगा। एकता में बल है और इस बल को लगाकर ही विरोधी खेमे को परास्त किया जा सकता है। आप दिखाएंगे तो ये सरकार बदल जाएगी, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। हमारी बातों को ज्यादा ये तो जनता आपसे उम्मीद करती है ना कि आप एकजुटता दिखाएं, और देखना होगा कि जनता के सामने आप उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। बहरहाल वक्त की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जिज्ञासु जी, मधुरेंद्र पांडे जी और अजय पासवान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।